नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बड़ा हादसा हो गया। आपको बताते चले कि केदारनाथ धाम पर जा रहे तीर्थयात्रियों का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसा गोरीकुंड हाईवे पर कांगड़ा गार्ड के पास का बताया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले, जानकारी के अनुसार मैक्स पर अचानक से पत्थर गिरा और जिसकी वजह से यह दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में ड्राइवर समेत एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 4 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार 30 मई को देर रात शाम के समय रुद्रप्रयाग गोरीकुंड हाईवे पर रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर कांगड़ा गार्ड में अचानक से पहाड़ी से यात्रियों के ऊपर लैंडस्लाइड हो गई और जिसकी वजह से हादसे के समय वाहन में चालक समेत 6 यात्री सवार थे। आपको बताते चले कि हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया। वाहन में सवार चालक की मौत के बाद से ही आपको बताते चले कि अन्य जो यात्री हैं वो भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 24 वर्षीय शैलेंद्र कुमार पुत्र मोहनलाल यादव ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और अन्य 4 यात्रियों को 108 सेवा एवं स्थानीय वाहनों के माध्यम से उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो आपको बताते चले कि रुद्रप्रयाग के केदारनाथ हाईवे पर यह भीषण हादसा हुआ है, जहां पर तीर्थ यात्रियों का वाहन जो है उसमें 6 यात्री जो है वो सवार थे और जिसमें 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बताते चले कि हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई और जिसके बलबा गाड़ी पे जा गिरा, जिसकी वजह से यह दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बताते चले कि हादसे में 2 की मौके पर ही मौत हो गई है और अन्य 6 घायल बताए जा रहे हैं, जिनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस समय इलाज चल रहा है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि केदारनाथ हाईवे पर हुए भीषण हादसे के बाद आज सीएम मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी हैं उनकी ओर से डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ मीटिंग भी की गई है और जिसमें आने वाले मानसून को लेकर तमाम तरीके के निर्देश भी दिए गए। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अभय जुड़ गए हैं। तो अभय, जिस तरीके से केदारनाथ हाईवे पर भीषण हादसा हुआ है, क्या कुछ ताजा अपडेट सामने आ रहा है? तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ये घटना जो यहाँ पर आई है, ये सड़क दुर्घटना का पूरा मामला है, जिस पर ये कह सकते हैं कि अचानक से पहाड़ी से पत्थर के गिरने की सूचना पर मिली, यानी हल्का लैंडस्लाइड वहां पर हुआ और जिसके चपेट में एक मैक्स वाहन वहां पर आया। इसमें कह सकता है कि चालक सहित 6 लोग सवार थे, जिसमें अभी जो सूचना मिल पा रही है उसमें 2 लोगों की मौत यहाँ पर बताई जा रही है। 4 जो यात्री हैं वो गंभीर यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जो यात्री हैं ये सभी लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, जिला दुर्ग के निवासी हैं और अभी जिन लोगों की मौत यहाँ पर इस घटना में हुई है उसमें जो वाहन चालक हैं जो टिहरी लमगांव के रहने वाले थे, उनकी मौत यहाँ पर हुई है। उनके मौके पर ही मौत यहाँ पर हुई थी, क्योंकि जिस समय वह गाड़ी चला रहे थे ये उस समय जब ये घटना घटी तो जो पत्थर पहाड़ी से गिर कर नीचे गाड़ी के ऊपर गिरे थे उसमें सीधे सबसे पहले चालक के सर पर चोट वहां पर लगी थी, जिसके चलते बड़ा हादसा वहां पर हुआ है। ये कह सकते हैं कि एक जो यात्री हैं जो छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं, उन्हें जब प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाने का काम वहां पर किया गया था, उनके द्वारा रास्ते में ही दम तोड़ दिया गया था, यानी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु यहाँ पर हो गई थी। बाकी जो 4 लोग जो घायल हैं उनका अभी अगस्त मुनि जो स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र है वहां पर उनका उपचार वहां पर चल रहा है। डॉक्टरों की टीम वहां पर जुटी हुई है और अगर किसी भी ये कह सकते हैं कि घायल यात्री की स्थिति अगर गंभीर होती है तो फिर उन्हें हेली एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें ऋषिकेश एम्स अस्पताल लाने का काम वहां पर किया जाएगा, जहां पर पहले से ही टीमों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो घटनाक्रम घटा है, ये जो सड़क दुर्घटना हुई है ये रुद्रप्रयाग जिले में हुई है।
रुद्रप्रयाग जो ये कहते जनपद मुख्यालय है वहाँ से 30 किलोमीटर दूर जो गौरीकुंड जो हाईवे है वहाँ पर काकड़ा घाट एक जगह है जहाँ पर ये पूरी दुर्घटना वहाँ पर हुई है, सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें ये कह सकते हैं कि 2 लोगों की मौत और 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। अबे जिस तरीके से अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में इस समय 4 धाम यात्रा भी पूरी तरीके से चरम पर है और इसी बीच इस तरीके से लैंडस्लाइड हो जाना और जिससे जो रास्ता है वो भी पूरे तरीके से बाधित हो गया है। इसको लेकर एसडीआरएफ की टीम की ओर से किस तरीके की कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ ये जो रास्ता बाधित हुआ है वो कब तक खुल जाएगा? देखिए, आप ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो आसमानी जो आफत बरसी है, जो बारिश यहाँ पिछले दिनों यहाँ पर हुई है, लगातार हल्की हल्की बारिश से भी ये कह सकते हैं जो लैंडस्लाइड का खतरा है वो उन जगहों पर ज़्यादा बढ़ा है, खासतौर पर पहाड़ी मार्गों में जहाँ पर पहले से ही ये कह सकते हैं कि हल्का हल्का लैंडस्लाइड होता रहा है, वहाँ पर इस तरह की घटनाएं और यहाँ पर देखने को मिली है। और जैसे ही मौसम साफ होता है तो फिर लैंडस्लाइड जैसी बड़ी घटनाएं और यहाँ पर होने लगती है, क्योंकि मिट्टी के ये कह सकते हैं सूखते ही जो लैंडस्लाइड वाला जो एरिया होता है वो बड़ा सक्रिय जोन में वहाँ पर आ जाता है, जिसके चलते इस तरह के हादसे होता है। इस घटना के बाद ये कह सकते हैं कि जो गाड़ी जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसको वहां से निकालने का काम वहां पर कर लिया गया है। जो मलबे के चलते जो सड़क बंद हुई थी उसको अभी खोलने का काम वहां पर जारी है। और अभी ये कह सकते हैं कि इस घटना स्थल पर जो दुपहिया वाहन या छोटे जो वाहन थे उनका आवागमन का रास्ता वहां पर खोल दिया गया, लेकिन फिलहाल अभी बड़े वाहनों को वहां पर रोका गया एहतियात के तौर पर। जैसे ही पूरी तरीके से मार्ग को खोलने का काम वहां पर किया जाएगा तो फिर ये कह सकते हैं कि जो आवागमन है या जो यातायात है उसे पूर्ण रूप से वहां पर सुचारू कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से 4 धाम यात्रा के दौरान ये घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं वहां पर घट रही है, ये बड़ा चिंताजनक विषय है। इस पर अगर गंभीरता से अगर कार्य करने की इस समय आवश्यकता है और अगर इस पर गंभीरता से कार्य नहीं होता तो फिर ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में और दुर्घटनाएं भी उन क्षेत्रों में वहां पर हो सकती है। इसीलिए जिला प्रशासन को लगातार उस दिशा में काम करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, उसके लिए निर्देशित किया जा चुका है कि ऐसे सभी स्थान जो संभावित जिनको चिन्हित करने का काम यहाँ पर किया गया है, जहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकता है या बारिश के दौरान कुछ बड़ी घटनाएं वहां पर हो सकती है, वहां पर पहले से ही टीमों को तैनात करने का काम किया जा सके, ताकि किसी भी प्रकार से यात्रा पर आने वाले या फिर दूसरे जो सैलानी या जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको किसी प्रकार से परेशानियों का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल। अबे आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी डिजास्टर मैनेजमेंट की पूरी टीम के साथ जो है मीटिंग की गई है, तो क्या कुछ निर्देश जो है उनकी ओर से दिए गए हैं या फिर क्या कुछ गाइडलाइंस का बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा? तो बिल्कुल, अभी ये कह सकते हैं कि इस घटनाओं के बाद से ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से जिला प्रशासन को यहाँ पर निर्देशित करने का काम यहाँ पर किया गया, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि ऐसे सभी संभावित स्थानों पर टीमों को पहले से ही स्थानित वहाँ पर डिप्यूट करने का काम वहाँ पर कर दिया जाएगा, ताकि ऐसी कोई भी घटना घटने से पहले ही यहाँ पर जो श्रद्धालु या सैलानी वहाँ पर चल रहे हैं, जो यात्रा मार्ग पे इस समय लोग चल रहे हैं, उनको सावधान किया जा सके और वो सतर्कता के साथ अपनी जो यात्रा है उसको आगे बढ़ा सके। ऐसे सभी संभावित स्थानों को चिन्हित करने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। जो हल्की बारिश में या फिर मानसून के दौरान वहाँ पर लैंडस्लाइड के जोन में सम्मिलित हो सकते हैं या लैंडस्लाइड उन जगहों पर हो सकता है, उन सभी ऐसे स्थानों को चिन्हित करने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही ये कहा जा सकता है कि एसडीआरएफ जो है दूसरी जो राहत बचाव की जो टीमें हैं उनको त्वरित राहत बचाव के लिए भी करने के लिए वहाँ पर कहा जा रहा है, ताकि जो रिस्पॉन्स जो टाइम है वो कम से कम वहाँ पर हो सके। लेकिन जिस प्रकार से ये कह सकते हैं कि पिछले दिनों बारिश उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में हुई है, तो ऐसे में ये सड़क दुर्घटनाओं के में ये कह सकते हैं कि लैंडस्लाइड एक प्रमुख कारण वहाँ पर बन सकता है। इसलिए ज्यादा एहतियात बरतने के लिए वहाँ पर कहा जा रहा है। जी बिल्कुल। अभय, लगातार आप हमारे साथ बने रहें, हम एक बार फिर से आपके पास आएंगे। फिलहाल हम रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्यायालय के द्वारा तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के फैसले का स्वागत किया है। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि यह निर्णय न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और निश्चित रूप से अंकिता को आंशिक न्याय दिलाता है। करण माहरा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब भी कई गंभीर सवाल पूरे तरीके से बने हुए हैं और जिनका उत्तर धामी सरकार को देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय ने दोषियों को सजा तो दी है, लेकिन यह न्यायपूर्ण नहीं है। उन्होंने यह कहा कि आज भी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किन वीआईपी व्यक्तियों को बचाने
के लिए प्रदेश सरकार ने प्रयास किए। जांच के दौरान साक्ष्य नष्ट किए जाने की मंशा से रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने का आदेश किसके निर्देश पर दिया गया? प्रारंभिक जांच में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा बरसी गई खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के पर्वतीय इलाकों के साथ मैदानी इलाकों में आज भी मौसम बदला रहेगा। आपको बताते चले कि जबकि जून की शुरुआत भी मई की तरह बारिश व बिगड़ते मौसम के साथ होगी। आपको यह भी बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 31 मई को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर के साथ साथ पिथौरागढ़ जिले के कई हिस्सों समेत प्रदेश के अन्य इलाकों में बारिश होने के आसार हैं, जबकि पिथौरागढ़ और बागेश्वर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और इसके अलावा प्रदेश के कुछ इलाकों में 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। आने वाले दिनों की बात करें तो 5 जून तक प्रदेश भर में मौसम के बदले रहने के आसार हैं। तो लगातार हमारे साथ अभय जुड़े हुए हैं। तो अभय, किस तरीके से जो है अब विज्ञान केंद्र की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है, आज किस तरीके का जो मौसम है वो इन इलाकों में देखने की आशंका है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में जो मौसम विभाग ने जो अपना पूर्वानुमान जारी करा उसमें इस मई के महीने की तरह ही ये कह सकते हैं कि जून का जो महीना होगा उसका स्वागत भी बदले हुए मौसम के साथ यहाँ पर होगा। उत्तराखंड में 5 जून तक यानी आगामी 5 जून तक हल्की बारिश की संभावना यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर जताई गई है। मौसम विभाग ने जो अपना पूर्वानुमान जारी करा है उसमें बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद के लिए येलो अलर्ट बारिश का यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें पिथौरागढ़ जनपद और बागेश्वर जनपद के ज़्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम गति की बारिश यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि गढ़वाल मंडल में भी रुद्रप्रयाग जनपद के लिए बारिश की संभावना यहाँ पर रखी गई है। कुछ और अन्य स्थानों पर हल्की से मध्यम गति की बारिश होने की संभावना है, लेकिन जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अपनी संभावना यहाँ पर जताई है तो ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिन और उत्तराखंड के लिए इसी प्रकार से बारिश भरे यहाँ पर रह सकते हैं। और लोगों को खासतौर पर जो चारधाम यात्रा पर यहाँ पर लोग आ रहे हैं उन्हें ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता यहाँ पर होगी। जी बिल्कुल अभय, का अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की ओर से किस तरीके के बंदोबस्त जो है वो मानसून से पहले किए गए हैं? देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में इस मानसून सीजन की जिस प्रकार से दस्तक यहाँ पर हो रही है, अभी ये कह सकते हैं कि मानसून सीजन आया नहीं है, लेकिन मानसून सीजन से पहले ही ये लगभग प्री मानसून यहाँ पर शुरू हो चुका है। और इस प्री मानसून में ही जिस प्रकार से बारिश यहाँ पर आ रही है, ये सीधे तौर पर इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में और बारिश की संभावना यहाँ पर रहेगी, ज़्यादा बारिश क्षेत्रों में देखने को यहाँ पर मिलेगी, इसलिए ज़्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता होगी। ऐसे सभी संभावित स्थान जहां पर लैंडस्लाइड या फिर नदी नाले उफान पर आ सकते हैं, उन सभी जगहों पर जिला प्रशासनों को अलर्ट रहने के लिए यहाँ पर कह दिया गया है, ताकि समय रहते हुए उन सब चीज़ों को यहाँ पर परखा जा सके, उन सब चीज़ों को लोगों को अवेयरनेस यहाँ पर किया जा सके, जागरूक किया जा सके, ताकि बरसात के समय वो किसी भी प्रकार से परेशानियों का सामना उन्हें न करना पड़े। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि SDRF NDRF की जो टीमें यहाँ पर है या पुलिस प्रशासन की जो टीमें यहाँ पर है, आपदा प्रबंधन की जो टीमें यहाँ पर काम करेगी, उनको अभी से ही अलर्ट रहने के लिए यहाँ पर कह दिया गया है। उसके लिए बाकायदा ये कह सकते हैं कि तैयारियां यहाँ पर हो रही है, और ये कहा जा सकता है कि अभी तक की जो तैयारियां हैं वो पुख्ता यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में जब ये बारिश यहाँ पर ज़्यादा होगी तो फिर किस रूप पे अपना कहर बरपाने का यहाँ पर करिए, किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। लेकिन प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग दोनों ने अपनी अपनी तैयारी पुख्ता यहाँ पर करी हुई है। जी ठीक है, अब तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंकिता हत्याकांड में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन एक सवाल आज भी लोगों के जहन में है कि इतनी जांच के बाद भी वीआईपी कौन था, उसका नाम सामने नहीं आया। आपको बताते चले कि वनत्रा रिजॉर्ट के आसपास
40,000 फोन की लोकेशन और 800 सीसीटीवी कैमरा की जांच के बाद भी वीआईपी का राज नहीं खुल पाया है। घटना के दिन अंकिता भंडारी ने अपने मित्र पुष्पदीप को रिजॉर्ट में वीआईपी के आने की जानकारी दी थी। उसने पुष्पदीप को बताया था कि पुलकित आर्या उस पर एक बड़े वीआईपी को अतिरिक्त सेवा देने के लिए दबाव डाल रहा है। आपको बताते चले कि 23 सितंबर को अंकिता हत्याकांड के खुलासे के बाद मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था और जिसमें डीआईजीपी रेणुका ने इस पर एसआईटी टीम का नेतृत्व करते हुए तमाम जांच की। और आपको बता दें कि अंकिता भंडारी ने अपने जम्मू निवासी मित्र पुष्पदीप के साथ बनत्रा रिजॉर्ट में होने वाली अनैतिक कार्यों की बात साझा की थी और उसने बताया था कि रिजॉर्ट में एक बड़ा वीआईपी आने वाला है। यह भी बताया गया था कि पुलकित आर्या उस पर वीआईपी को अतिरिक्त सेवा देने का दबाव भी बना रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर वो वीआईपी कौन था, उसका क्या नाम था और जो कि अभी भी जस का तस बना हुआ है। यह सवाल अभी भी बना है कि आखिर वो वीआईपी कौन है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ अंजना गोयल जुड़ गई हैं कोटद्वार से। तो अंजना, जिस तरीके से अंकिता भंडारी जो हत्याकांड है वो बहुत चर्चित रहा है उत्तराखंड के हत्याकांडों में और इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है, लेकिन शुरू से ही जो एक सवाल इस हत्याकांड के साथ स्टार्ट हुआ था कि वीआईपी का नाम जो अभी तक भी सामने नहीं आया है और अभी भी जस का तस बना हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अंकिता हत्याकांड जो बहुचर्चित हत्याकांड रहा है उत्तराखंड का, तो उसमें शुरू से ही राजनीति देखने को मिली हुई है। क्योंकि जैसे ही उसकी हत्या हुई थी उसके बाद तुरंत बाद ही अंकेश्वर की विधानसभा अध्यक्ष जो थी उन्होंने विधानसभा विधायक जो थी उन्होंने वहां पर बुलडोजर चलवा दिया था, जिससे वहां से बहुत सारे जो साक्ष्य रहे होंगे वो भी मिट गए वहां से। और दूसरी जिस तरह से हम देख रहे थे लगातार राजनीति हो रही है, क्योंकि उसमें से एक आरोपी के जो पिता थे वो सत्ता पक्ष में थे और वो लगातार यही कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से इस मामले को दबा दिया जाए। बिल्कुल अंजना, लेकिन इसमें सजा तो सुना दी गई है, लेकिन अभी भी जो वीआईपी का चेहरा है वो सामने नहीं आ रहा है। तो क्या इसको लेकर कोई राजनीतिक दबाव या फिर कोई राजनीतिक पक्ष जो है वो आरोपी को मिल रहा है? जिस तरह से अभी तक भी फैसला होने के बाद भी वीआईपी का नाम सामने नहीं आया है, तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि सत्ता पक्ष में होने के कारण वीआईपी का नाम को दबा दिया गया है और उस नाम को आज तक भी उजागर नहीं किया गया है। बिल्कुल अंजना, और जो अंकिता है उनके परिजनों की ओर से क्या कोई सवाल अब खड़े करे जा रहे हैं या फिर वे संतुष्ट है उनकी ओर से कोई किसी तरीके की प्रतिक्रिया? जी हाँ, जिस तरह से कल फैसला आया था उसके बाद उनकी माताजी खासतौर से बहुत जोर जोर से रो रही थी और उनका बार बार यही कहना था कि जिस तरह से इन हत्यारों ने मेरी बेटी को मारा है इनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि इससे कम की सजा की उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। और उनका कहना था कि हमारी लड़ाई यही खत्म नहीं हुई है, हम आगे भी अपील दायर करेंगे जिसको फांसी की सजा हो सके। जी अंजना, इसमें क्या क्या कदम जो है वो उनके परिजनों के द्वारा उठाए जा सकते हैं जिससे इस जांच को जो है और भी आगे बढ़ाया जा सके? जिस तरह से उनका कहना है कि जिस तरह से बहुत सारे साक्ष्य मिटा दिए गए हैं और बहुत सारे सबूत कोर्ट में तक नहीं पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कोशिश रहेगी कि किसी तरह से हम उन चीजों को तो हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे जो अपील दायर करना है हमने, तो उसमें हम अपनी बात को वहां पर भी रखेंगे और पूरी उम्मीद करेंगे आगे भी जो कोर्ट से कि उनको फांसी की सजा सुनाई जा सके। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम जब तक ये जीवित रहे और ये जेल में ही, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग पैरोल पर बाहर आ जाते हैं और मौज करते रहते हैं। तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि जब तक फांसी नहीं होगी हम लड़ाई लड़ते ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अंजना कहा जा सकता है कि अंकिता के जो परिजन है वो अभी भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। अंजना जी हाँ, जिस तरह से कल हमारी माता पिता दोनों से ही बात हुई थी तो उन्होंने सबसे पहले यही कहना था कि फांसी जान के बदले जान ही होनी चाहिए, इसलिए जब तक इनको फांसी नहीं होगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। और जो न्यायालय का फैसला आया है हम उससे संतुष्ट नहीं है। ठीक है अंजना, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मानसून को लेकर आपदा प्रबंधन की तैयारियों ने फिर से जोर पकड़ लिया है। आपको बताते चले कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष वीना
रहुला ने चारधाम यात्रा को आगामी मानसून सत्र को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली है और जिसमें विभिन्न विभागों की मानसून को लेकर पूर्व तैयारियों की जानकारी लेते हुए आवश्यक कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। वहीं आपको बताते चले कि नदी नालों को चैन लाइंस करने और साथ ही साथ अस्पतालों में पर्याप्त दवा के साथ साथ संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग को सड़कों की मरम्मत, गड्ढा मुक्ति और नालियों की सफाई के साथ साथ सड़क के किनारे मलबे के निस्तारण के भी निर्देश दिए गए। सभी विशेषज्ञ जिले से जुड़े हुए सभी जिलाधिकारीगण, अन्य अधिकारीगण और भारत सरकार और राज्य सरकार के अनेक विभागों के सभी हमारे NDRF, SDRF, अन्य विभाग और साथ में हमारे वैज्ञानिक, मैं सबसे पहले आप सभी का यहाँ पर आज इस आपदा प्रबंधन कार्यशाला में सभी तरह से स्वागत करता हूँ। और आज ये कार्यशाला आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जो आने वाले समय में आपदा से बेहतर ढंग से निपटने के लिए हम सबको तैयार रखने में सहायक सिद्ध होगी। और ये कार्यशाला हमारे लिए अत्यंत प्रासंगिक भी है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से भी हमारा राज्य बहुत संवेदनशील राज्यों में और प्रत्येक वर्ष हमें आपदाओं का सामना करना पड़ता है। प्रकार की होती है हमारे, कभी वो भूस्खलन के रूप में है, कभी अतिवृष्टि के रूप में है, कभी हिमस्खलन के रूप में है। अनेक प्रकार की आपदाओं का हमें सामना करना पड़ता है। और हमने इस बार के मानसून में पिछले वर्षों में आई विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से सबक लेते हुए काम करना है। हम सभी जानते हैं, जैसा मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बहुत बातें कही है कि हम प्राकृतिक आपदाओं को टाल नहीं सकते, लेकिन कई प्रतिक्रिया से थोड़ा सतर्क रहकर और समन्वित रहा एवं बचाव करने के माध्यम से जन धन की जो हानि है उस हानि को काफी कम कर सकते हैं। यानी कि आपदा के प्रभाव को काफी कम किया जा सकता है। और इसके लिए जरूरी है, जैसा राजेंद्र सिंह जी ने भी कहा, कि सभी विभागों को समन्वय बनाकर काम करना चाहिए, प्रभावी समन्वय स्थापित करना है, पूरी सजगता और संवेदनशीलता के साथ आपदा से पूर्व सारी तैयारियां हमको सुनिश्चित करनी है। क्योंकि मेरा मानना है आपदा प्रबंधन किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारा ये सामूहिक दायित्व है, जिसमें प्रशासन भी है, स्थानीय निकाय भी है, स्वयंसेवी संगठन है और आम जन सभी की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। आपदा प्रबंधन विभाग को एक नोडल जैसा विभाग है जो सबका समन्वय करने का काम करता है। आपदा की स्थिति में SDRF, NDRF की टीमें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।